वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं सीतारमम। मूवी की शुरुआत में हमें 1964 का समय दिखाया जाता है, जहां अंसारी नाम का एक आदमी जो कुछ नौजवानों को ऑपरेशन जिबाल्टर के बारे में बताता है। इसके तहत वो कुछ नौजवानों को कश्मीर में भेजेगा और फिर अपने कनेक्शंस की मदद से वो इन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दिला देगा, जिसके बाद जाकर होगा इनका ऑपरेशन शुरू। यहाँ जो लड़के भेजे जाने वाले थे उनमें एक रसूल नाम का लड़का भी होता है, जिसकी वाहिदा नाम की एक छोटी बहन भी थी जो अंसारी के पास ही थी। अब जब रसूल और उसके साथी बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं तभी उन्हें पाकिस्तान की आर्मी जनरल अबू तारिक रोक लेता है, जिस दौरान उसे अपने सीनियर्स का फोन आता है और वो अबू तारिक से कहते हैं कि ये एक सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में सरकार को कुछ नहीं पता। अब सीनियर का ऑर्डर था तो ना चाहते हुए भी अबू तारिक को इन्हें छोड़ना ही पड़ता है, जिसके बाद ये सभी आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ कहानी 20 साल आगे के समय में जाती है, जहां अफरीन नाम की एक पाकिस्तानी लड़की को देखते हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों से बहुत नफरत करती है। वो जब एक आदमी की गाड़ी में इंडिया का झंडा लगा हुआ देखती है तो उस गाड़ी में आग लगा देती है। अब अफरीन ने ऐसा किया होता है तो उसे इसके लिए गाड़ी के मालिक से माफी मांगने के लिए बोला जाता है। अब वो आदमी तो हिंदुस्तानी था तो अफरीन उससे बिल्कुल भी माफी नहीं मांगती, क्योंकि उसे किसी इंडियन के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब यहाँ क्योंकि अफरीन को अपनी गलती का पछतावा नहीं था तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें इस कार का दाम चुकाना होगा और अगर तुम 1 महीने में पैसे नहीं चुका पाई तो तुम्हें अंदर कर दिया जाएगा। अब अफरीन के पास इतने पैसे तो नहीं होते, इसलिए वो अपने मुल्क पाकिस्तान जाकर अपने दादाजी से ये पैसे लेकर चुकाने का सोचती है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि उसके दादाजी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। साथ ही उसके दादाजी कोई और नहीं बल्कि अबू तारिक थे। यहाँ अफरीन को लगता है कि उसके दादाजी उसके लिए अपनी जायदाद छोड़कर चले गए होंगे। फिर वो वकील से पैसे देने के लिए कहती है, जिस पर वो वकील अफरीन के हाथ में उसके दादाजी की आखिरी चिट्ठी थमा देता है, जिसमें तारिक ने लिखा था, बेटी मैंने तुम्हें काफी पहले लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया और तुम इस वजह से मुझसे नाराज हो गई, कभी मुझसे मिलने नहीं आई, पर तुम्हें एक कर्ज चुकाना है। वकील तुम्हें एक लेटर देगा जो एक हिंदुस्तानी फौजी राम ने अपनी प्रेमिका सीता के लिए 20 साल पहले लिखा था। तुम्हें इसे सीता तक हिंदुस्तान में ले जाना होगा और शर्त भी ये थी कि अफरीन अगर ये लेटर सीता तक पहुंचा देती तो उसे अपने दादाजी की प्रॉपर्टी मिलेगी। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे इंडिया के लिए निकलना पड़ता है। वो चिट्ठी पर दिए पते के अनुसार एक बड़े से पैलेस में पहुंचती है, जो कि इस पैलेस की राजकुमारी नूर जहां ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए दान कर दिया था और अब ये एक स्कूल है। फिलहाल यहाँ तो अफरीन को कहीं सीता नजर नहीं आती और कोई भी सीता के बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए अब अफरीन फैसला करती है कि मुझे राम को ढूंढना चाहिए, सीता अपने आप मिल जाएगी। तो राम की रेजिमेंट वगैरह पता करती है और धीरे धीरे करके वो राम के दोस्त विकास के पास पहुंचती है, जो पूछने पर राम के बारे में बताना शुरू करता है। इसके साथ कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां एलओसी के पास इंडियन आर्मी बेस कैंप दिखाया जाता है। कुछ दिनों से बर्फ बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ तैनात सिपाहियों के पास खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच पा रही थी, जिस कारण खाली पेट ही सभी को अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही थी। यहाँ आखिर हमें राम को दिखाया जाता है जो बाहर नजर रख रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ उसका सीनियर ऑफिसर भी मौजूद था। वो राम को उन्हें मारने का ऑर्डर देता है और क्योंकि राम को लग रहा था कि वो लोग आम लोग हैं, इसलिए वो जानबूझकर सही निशाने पर गोलियां नहीं चलाता और उसका ये फैसला बिल्कुल सही था। दरअसल ये लोग गांव वाले थे जो फौजियों के लिए खाना लेकर आए थे। दूसरी ओर अंसारी को पता चलता है कि उसके भेजे हुए लड़के कश्मीर में अच्छे से सेटल हो गए हैं, तो वो जमील नाम के एक आदमी से कहता है कि इंडियन आर्मी तक ये खबर पहुंचा दो कि वो सभी आतंकवादी हैं। यानी कि यहाँ अंसारी खुद चाहता था कि आर्मी उन लड़कों को मार गिराए और इससे वो दंगा करवा सके। असल में यही था असली ऑपरेशन जिबाल्टर। और फिर जामिल अंसारी के ऑर्डर पर ऐसा ही करता है और फिर आर्मी जनरल राम और विष्णु को ऑर्डर देता है कि उन लड़कों को घुसकर माराओ, क्योंकि वो सभी आतंकवादी हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि विष्णु असल में राम से जलता था, लेकिन राम इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। साथ ही इस पॉइंट पर राम को लग रहा था कि आखिर इतनी आसानी से उन्हें यह खबर कैसे मिल गई, मगर राम की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे इस ऑपरेशन में शामिल ही नहीं किया जाता। अब इस सच्चाई का पता लगाने के लिए राम जामिल को पकड़कर सच पता करने का फैसला करता है। उधर गांव में घुसकर विष्णु अपने साथियों के साथ उन लड़कों को मार गिराता है, जिसमें से रसूल नाम का लड़का बचकर भाग गया था। अब गांव वालों को तो लग रहा था कि आर्मी ने मासूम लड़कों को मार दिया, इसलिए वो आर्मी पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। कोई भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इसी बीच रेडियो के जरिए भड़काऊ भाषण देकर अंसारी मुस्लिम्स को यहाँ रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ भड़का देता है। वो हिंदुओं के इलाके में आग लगाने को बोलता है और सभी मुस्लिम निकल पड़ते हैं इस काम की ओर। ये सारी चीजें राम ने पहले सुन ली थी, इसलिए वो सभी लोगों को पहले घर से निकाल लिया था। मुस्लिम खाली घरों में आग लगा रहे होते हैं। इसी बीच राम को जामिल मिलता है, जिससे राम को सारा सच पता चलता है और वो उसे उन लोगों के सामने लेकर जाता है, जो फिर सभी को बताता है कि जिन लड़कों को आर्मी वालों ने मारा है वो असल में आतंकवादी थे।
साथ ही ये सारा प्लान पाकिस्तान में बैठे उस अंसारी का था। सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी लगाई आग को खुद ही बुझाते हैं। और इस तरह राम ने एक बहुत बड़ा दंगा होने से पहले ही रोक दिया था, जिस कारण उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी। इसी वजह से राम का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर वहां पर आती है, जिनसे बातों ही बातों में राम बताता है कि मैं अनाथ हूं और मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर वो रिपोर्टर रेडियो के जरिए एक नई मुहिम चला देती है, जिसके तहत देश भर से सभी लोग राम को खत लिखकर भेजने लग जाते हैं। कोई उसकी माँ बनता है, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन। राम के पास अब अपनों की कमी नहीं थी। वो इन सभी चिट्ठियों का जवाब भी रात को जाग कर लिखता था, फिर उन्हें पोस्ट भी कर देता था। उसके पास बोरे भरकर चिट्ठियां आने लग गई थी। एक दिन इन्हीं चिट्ठियों में से एक चिट्ठी राम को मिलती है, जिसमें लिखा था, तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई नहीं है? क्या तुम अपनी पत्नी को भूल गए? राम इस लड़की का नाम पढ़ता है तो लिखा था सीता। सीता अपनी चिट्ठियों को इस तरीके से लिखती थी जैसे कि वो सच में उसकी बीवी हो, पर ये चिट्ठियां कहां से आ रही थी ये राम को पता नहीं चलता, जिस कारण वो इनका जवाब नहीं दे पा रहा था। और बीते हुए दिनों के साथ राम को भी सीता से आखिर प्यार हो जाता है। एक दिन उसे सीता की एक और चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था, तुम मुझे नहीं ले गए थे ना, इसलिए मैं खुद 12 तारीख को हैदराबाद में एक मैजिक शो देखने जा रही हूँ। और ये हिंट राम के लिए काफी था। वो चिट्ठी पर लगी मोहर से जान जाता है कि ये चिट्ठी दिल्ली से लिखी गई है, यानी कि उस दिन सीता दिल्ली से हैदराबाद तक ट्रेन से सफर करने वाली थी। इसलिए चिट्ठी लेकर राम दिल्ली पहुंचकर हैदराबाद की ट्रेन में बैठ जाता है, जहां उसे बड़ी ही मुश्किल से वीआईपी कंपार्टमेंट में सीता मिल जाती है, जो कि राम की सोच से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर तो राम का प्यार उसके लिए और बढ़ जाता है। यहाँ राम सीता को खुद की लिखी हुई वो सभी बात कह देता है जो उसने सीता के खतों के जवाब में लिखी थी। इन सारे खतों को पढ़कर सीता काफी खुश होती है और इनमें से एक पर लिखा होता है कि मैं हैदराबाद में अपने दोस्त के घर रुकूंगा, जिसका एड्रेस ये है, अगर सही लगे तो मिलने आ जाना। अब क्योंकि राम ने कहा था, इसलिए सीता उससे मिलने पहुंच जाती है, जो कि अपने दोस्त दुर्जा के यहाँ पर रुका हुआ था। अब सीता उसके कहने पर आ गई। ये देखकर राम बहुत खुश होता है। यहाँ सीता राम से कहती है कि मैंने वो खत ऐसे ही लिख दिए थे, मुझे थोड़ी ना पता था कि कभी मुलाकात भी होगी तुमसे। बाकी अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर वो चली जाती है। लेकिन राम को पता था कि सीता ने चाहे जो भी बोला हो, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जो हाल सीता की आंखें साफ साफ बता रही थी। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो विकास अफरीन से कहता है, मुझे बस यहीं तक पता है, आगे की कहानी जानने के लिए तुम राम के दोस्त दुर्जा से जाकर मिलो। अब उससे मिलने जाने से पहले अफरीन विष्णु का नंबर पता करके उसे कॉल लगाती है। अफरीन विष्णु से सिर्फ इतना ही कह पाती है कि मैं राम को ढूंढ रही हूँ, और फिर उसकी विष्णु से ज्यादा बात नहीं हो पाती। यहाँ विष्णु काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसको देखकर लग रहा था कि मानो अफरीन अगर राम की कहानी पूरी जान गई तो उसका कोई राज बाहर आ जाएगा, इसलिए वो अफरीन का पता लगाने में लग जाता है। इधर अफरीन दुर्जा के पास पहुंचती है, जो उसे आगे की कहानी बताता है। अब राम सीता से मिलने के लिए उसी मैजिक शो में पहुंचता है, जहां पर राम की मुलाकात सीता की दोस्त रेखा से हो जाती है, जो उससे कहती है कि तुम तो अचानक ही उसके सामने आ गए, उसे थोड़ा संभालने का मौका तो दो। साथ ही वो राम से बताती है कि सीता असल में नूरजहां पैलेस में राजकुमारी को डांस सिखाती है। सीता और राम के बीच बीतते हुए वक्त के साथ बातें होना शुरू हो जाती है। दोनों समय समय पर एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। इसी बीच सीता राम को बताती है कि मैंने तुम्हें पहली बार ट्रेन में नहीं बल्कि कश्मीर के दंगों के दौरान देखा था, जो कि मूवी की शुरुआत में हुआ था। उस वक्त सीता ने अपना मुंह कवर करके रखा हुआ था, जिस कारण राम तो उसे देख नहीं पाया, लेकिन उसने अनजाने में सीता की मदद की थी। उसी पल से सीता को राम से प्यार हो गया था। बाकी वहां पर सीता घूमने के मकसद से गई थी। अब ये चीज सुनकर राम का प्यार उसके लिए और भी बढ़ जाता है। फिर एक दिन राम नूरजहां पैलेस में जाता है, जहां वो सीता से मिलकर उसे शादी के लिए पूछ लेता है। अब जिस बात को सुनकर सीता को खुश रहना चाहिए, वो राम की बात को सुनकर रोते हुए भाग जाती है। इस पॉइंट पर प्रेजेंट समय में दुर्जय सीता की फोटो अफरीन को दिखाता है, जो कि राम ने ली थी। अब इस फोटो को लेकर अफरीन जब वापस उसी पैलेस यानी गर्ल्स स्कूल में पहुंचती है, तो वहां सीता की एक बड़ी सी तस्वीर अफरीन को दिखती है, जिसके नीचे सीता नहीं बल्कि प्रिंसेस नूरजहां लिखा हुआ था। यानी कि सीता ही इस पैलेस की राजकुमारी नूरजहां थी, जो उसने राम से भी नहीं बताया। सीता नाम को तो कोई था ही नहीं। इस कारण तारिक जब भी राम के उस आखिरी खत को भेजता था तो वो वापस आ जाता था। फिलहाल कहानी आगे बढ़ती है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सीता का प्रिंसेस नूरजहां होना ही उसे राम से शादी करने से रोक रहा था। यूं तो वो एक प्रिंसेस होने के बाद भी काफी साधारण रहती थी और साथ ही वो बच्चों की बहुत मदद करती थी, लेकिन उसके भाई को उसका किसी आम इंसान से शादी करना पसंद नहीं आएगा, यही सोचकर वो परेशान थी। यही सारी बातें वो रेखा से बता रही थी। वो कहती है कि काश मैंने वो लेटर्स लिखे ही ना होते। इसी बीच दिखाया जाता है कि ओमान में तख्ता पलट हो गया है और वहां के तानाशाह ने सब इंडस्ट्रीज को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया है, जिसमें नूरजहां के परिवार की इंडस्ट्रीज भी शामिल थी। जिसे बचाने के लिए नूरजहां का भाई ये फैसला करता है कि वो ओमान के तानाशाह के बेटे की शादी अपनी बहन से कर देगा, तभी उनकी इंडस्ट्रीज बचेगी। यानी कि सीता के लिए उसने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। इधर राम को लगता है कि उसने शादी की बात करने में थोड़ा जल्दी कर दी, इसलिए वो सीता से मिलने आता है। दोनों साथ में पूरा दिन बिताते हैं। राम अगले दिन शाम को वापस कश्मीर के लिए निकलने वाला था, इसलिए वो
सीता से मिलने आने को बोलता है, क्योंकि वो जाने से पहले उसे देखना चाहता था। लेकिन जब वहां जाने का समय आता है तो सीता को पता चल जाता है ओमान के तानाशाह ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी है और इस बात के कारण राम से मिलने नहीं जा पाती और वो बेचारा सीता की राह देखता रहता है। अब एक रिपोर्टर ने नूरजहां की राम के साथ एक फोटो खींची थी, इसलिए वो दोनों के बारे में उल्टी सीधी बातें पेपर में छाप देता है। जो बात ओमान के तानाशाह को पता चलती है तो वो नूरजहां के भाई से इस बारे में पूछते भी हैं कि ये क्या है। यहाँ नूरजहां का भाई नूरजहां से ये कहता है कि तुम ओमान के तानाशाह के सामने सब कुछ झूठ बोलना। लेकिन नूरजहां इस बारे में अपने भाई की संपत्ति की फिक्र ना करते हुए ये कह देती है कि हाँ मुझे राम से प्यार है, और फिर वो कश्मीर पहुंचकर राम से मिलती है। यहाँ राम अपनी सीता को देखकर काफी खुश होता है। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो विष्णु जान गया था कि अफरीन असल में तारिक की पोती है और वो यहाँ राम को ढूंढ रही थी। अब इधर अफरीन को रेखा से पता चलता है कि सीता इस वक्त कश्मीर में है, इसलिए वो कश्मीर सीता से मिलने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ इससे पहले वो सीता से मिलती उसे आर्मी वाले विष्णु के ऑर्डर पर अरेस्ट कर लेते हैं। जिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया था वो अफरीन से कहता है कि आखिर तुम एक राम जैसे गद्दार के बारे में क्यों पता लगाना चाहती हो, जिसके कारण न जाने हमारे कितने जवान मारे गए। ये सुनकर अफरीन तंग रह जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जिस राम की सभी तारीफ कर रहे थे वो भला गद्दार कैसे हो सकता है। यहाँ अफरीन से अकेले में बात करने के लिए खुद विष्णु आता है, जो कहता है कि तुम्हारे दादा तारिक और राम का मेरे सर पर बहुत बड़ा एहसान है। ये कहने के बाद वो आगे की कहानी बताता है। असल में जब राम और सीता एक होटल में गए थे तो वहाँ विष्णु अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। उसे देखकर राम और सीता भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। यहाँ अचानक एक लड़का विष्णु की कनपट्टी पर गन रख देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रसूल था, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहता था। फिर राम और विष्णु उसे अगले ही पल पकड़ लेते हैं। साथ ही राम रसूल को इमोशनल करके अंसारी का पता निकाल लेता है, जिसका पता लगते ही उसे मारने के लिए एक टीम बनाई जाती है जो बॉर्डर पार करके जाएगी और अंसारी को मार देगी। इस मिशन में अगर कोई सैनिक पकड़ा जाता है तो उसकी मदद खुद हिंदुस्तान आर्मी भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मिशन सीक्रेट है और इसकी इंडिया कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। जो वहां फंसा समझो वो मर गया। अब राम विष्णु और उनके कुछ साथी बॉर्डर पार करके अंसारी को मार तो गिराते हैं, लेकिन राम रसूल की बहन वाहिदा को जलने से बचाने के चक्कर में तारिक के हाथों पकड़ा जाता है, जिसके साथ विष्णु भी था। तारिक का दिल अच्छा था तो वो राम और विष्णु के टॉर्चर होने के दौरान भी उन्हें खाना और कपड़े देकर उनकी मदद करता था। इधर काफी दिन तक जब राम नहीं आता तो नूरजहां सरकार पर दबाव डालती है। फिर तारिक से उन्हें विष्णु और राम का पता चलता है तो हिंदुस्तान सरकार के पास एक पाकिस्तानी सैनिक कैद होता है। उसके बदले वो राम और विष्णु को छोड़ने का प्रस्ताव रखती है, जिसे पाकिस्तानी सरकार मान जाती है। लेकिन वो फिर फैसला करते हैं कि वो किसी एक के बदले एक को ही छोड़ेंगे। अब वो राम और विष्णु में से विष्णु को छोड़ देते हैं और इसके कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान आर्मी इंडियन सिपाहियों के एलओसी पर मौजूद बेस कैंप पर हमला करके सभी को मार डालते हैं। सभी को लगता है कि कैंप की लोकेशन राम ने दी होगी, इसलिए सभी उसे गद्दार मानने लगे। आगे विष्णु अफरीन से बताता है कि जानती हो, जिस बच्ची की वजह से हम पकड़े गए थे वो असल में तुम ही हो। और ये सुनकर अफरीन तंग रह जाती है। असल में अफरीन रसूल की बहन वाहिदा थी, जिसे तारिक ने उस समय अडॉप्ट कर लिया था। अब जाकर अफरीन को पता चलता है कि ये चिट्ठी पहुंचाना उसके लिए कर्ज था। अफरीन को तो विष्णु ने अब कैद कर लिया है, लेकिन सीता के पास कश्मीर में राम का खत लेकर बालाजी पहुंच जाता है, जो कि अफरीन का ही एक साथी था। राम का खत देखकर सीता उसे खोलती है, जिसमें राम ने लिखा है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, लेकिन ये खत मिलने तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। पर ये याद रखना कि कोई कुछ भी कहे, पर मैं देशद्रोही नहीं हूँ। असल में जब ये बात हुई थी कि किसी एक को छोड़ा जाएगा तो पाकिस्तानी ऑफिसर ने राम और विष्णु दोनों से ही अलग अलग आर्मी बेस कैंप की लोकेशन के बारे में पूछा, जो कि राम ने उनको नहीं दी, लेकिन विष्णु टूट गया और उसने लोकेशन उन्हें दे दी। मतलब कि देशद्रोही राम नहीं बल्कि विष्णु था, जिस कारण विष्णु को तो छोड़ दिया गया और राम को फांसी दी जाती है, जिसने फांसी लगने से पहले ये खत लिखा था और तारिक से इसे सीता तक पहुंचाने को बोला था। साथ ही जब राम खत लिख रहा था तो उसे पता चल चुका था कि सीता असल में प्रिंसेस नूरजहां है। ये खत पढ़कर सीता बहुत रोती है, क्योंकि राम तो काफी पहले मर चुका है। इस खत की वजह से विष्णु की सच्चाई सभी के सामने आ गई होती है, इसलिए वो गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। और आखिर में अफरीन सीता से मिलती है। वो भी राम की वजह से जिंदा थी, इसलिए जब अफरीन को राम की मौत का पता चलता है तो वो सीता के गले लगकर काफी रोती है। और इस तरह राम के ऊपर से देशद्रोह का कलंक हट चुका था, उसे फिर सम्मानित किया जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये इमोशनल मूवी खत्म होती है। मिलते हैं ऐसी मस्त मूवीज के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।